तो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मानस मिश्रा और मैं आप लोगों को एलआर पढ़ाता हूं, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं आईपी मैट, सीयूईटी या फिर डिफरेंट कॉलेजेस में अपने यूजी के एंट्रेंस को लेकर के, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही प्रिसाइज और इंफॉर्मेशन से भरा होने वाला है। तो थोड़ा सा समय दो और जरा मैं आप लोगों को यहां पर यह बताऊंगा कि किस तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को ना सिर्फ कवर कर सकते हो कम टाइम में, बल्कि उसको अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हो। और ध्यान से देखना, देखो मेजर एग्जाम जिनकी आप लोग तैयारी करते हो वो होते हैं क्या? आप आईपी मैट की तैयारी करते हो, आप सीयूईटी की तैयारी करते हो, और इसके साथ ही साथ कुछ अदर कॉलेजेस हैं जो कि अपना खुद का एंट्रेंस कराते हैं, जैसे एनपैट हो गया, एसईटी हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, अब यहां सब्जेक्ट एक है, एंट्रेंस बहुत सारे हैं। करना किस तरीके से? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सिलेबस, क्योंकि पहले से तो कोई प्री डिफाइंड सिलेबस है नहीं, सिलेबस के नाम पे तो सिर्फ टॉपिक ही टॉपिक लिखे हुए हैं। और अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से अगर हम आएंगे, सिलेबस को बाइफरकेट करेंगे, तो इतना समय है किसके पास? तो छोटे से वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप एक बार पढ़ेंगे एंड इन सबको आप कवर अप कर लोगे। किस तरीके से करोगे ये बात जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं अगर आपसे कुछ बात करूं रीजनिंग को लेकर के, तो बहुत ध्यान से सुनना। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला होती है आपकी वर्बल रीजनिंग, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिटन टेक्स्ट में होते हैं, आंसर भी रिटन टेक्स्ट में होते हैं, लॉजिक लगाओ, आंसर निकालो। दूसरी होती है आपकी एनालिटिकल या फिर क्रिटिकल रीजनिंग, जहां पर आपको कोई इंसिडेंट कोई पैराग्राफ के रूप में दिया जाता है। ये नॉर्मली आपसे वर्बल में पूछी जाती है। इसमें क्या होता है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, सोचा और अपने हिसाब से आंसर दिया। और तीसरी होती है नॉन वर्बल, जहां पर पिक्टोरियल फॉर्म्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना, हमें शुरुआत हमेशा करनी है किससे? वर्बल रीजनिंग से। क्योंकि आप देखेंगे जो 80% जो कवर अप सेक्शन आपका होता है एलआर का, वो होता है वर्बल रीजनिंग का। वर्बल के बाद, खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? क्रिटिकल रीजनिंग, और सबसे एंड में आपको आना है नॉन वर्बल रीजनिंग पर। तो प्रायोरिटी आपने समझ ली कि सबसे पहले हमें करना है वर्बल, फिर उसके बाद हमें आना है क्रिटिकल, और फिर हमें आना है नॉन वर्बल पर। तैयारी हमारी किस तरीके से होनी चाहिए कि वर्बल के कुछ ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में आते ही आते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिखोगे। सबसे पहला जो होता है सिलोजिज्म। भाई आईपी मैट से लेकर के, सीयूईटी से लेकर के, एसईटी एंड पैट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक सब्जेक्ट कवर अप किया आपने, एक टॉपिक, और 3 से 4 क्वेश्चन अंदर कर लिए। दूसरा, चलो मैं लिख देता हूं, क्योंकि इसी हिसाब से आपको पढ़ना और इसी हिसाब से आपको कवर अप करना है। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिलोजिज्म। सेकंड, एक बात और ध्यान में रखना, जब भी हम किसी भी कोर्स को एनालाइज करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं, तो हमारा सबसे प्राइमरी जो मोटो होता है वो ये नहीं होता है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करके कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया जाता, ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम नहीं है। हमारा प्राइमरी जो मोटो होता है, या जो हमारा मॉडस ऑपरेंडी होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि कम मेहनत में हम ज्यादा रिजल्ट कैसे पालें। नो मैटर आपके पास 1 साल है, आपके पास 1.5 साल है, आपके पास 2 महीने हैं, आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होगी उतने ही सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ब्लड रिलेशन। साथ ही साथ आप ब्लड रिलेशन के साथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल करके आपको 3 से 4 अगेन एमसीक्यू देते हैं। भैया 2 टॉपिक वाले 8 क्वेश्चन आ गए। और एनपैट और एसईटी के जैसे एग्जाम में तो आप देखोगे कि भरमार भरे भरे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करिए और आप रैंक ला सकते हो। रैंक पास होना इज अ डिफरेंट थिंग, एक छोटी सोच है। मैं बता रहा हूं कि एनालिसिस में इतनी पावर है कि कम मेहनत में अपनी स्ट्रैटेजी पर बिलीव करके आप रैंक ला सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट अगर मैं आपको बताऊं जो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका पजल एंड डेटा सफिशिएंसी। आप देख रहे हो कि मैं यहां पे ये नहीं बता रहा हूं कि आपको सिलेबस कवर अप करना है, मैं यहां पे आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जो लास्ट ईयर घुमा फिरा करके एक ही चीज। आप खुद सोचो, आप +2 हो, +2 मतलब 10+2 हो, 10+2 से एक एग्जामिनर क्या पूछ लेगा। लेकिन यही अगर आप पीजी के लिए कर रहे होते तो मेरी डायल्यूशन ही पूरी बदल जाती। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है मशीन इनपुट। अगर आप आईपी मैट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मशीन इनपुट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसकी? कोडिंग डिकोडिंग की। और कोडिंग डिकोडिंग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं,
वो क्या करते हैं कि सर कोडिंग डिकोडिंग लगा रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग ही लगा रहे हैं। अरे क्यों लगा रहे हो यार कोडिंग डिकोडिंग? आप ये देखो कि कोडिंग डिकोडिंग का जो लॉजिक है उससे एनालॉगी भी तो हो रही है, उससे ऑड वन आउट भी तो हो रहा है, उससे लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी तो हो रहे हैं। एक टॉपिक पढ़ करके आप 4 टॉपिक पढ़ लो। अब बताओ इस तरीके के अगर आप सिलेबस को एनालाइज करोगे तो क्या 2 महीने में आपका पेपर नहीं निकलेगा? भाई मान करके चलो 20 से 25 दिन में तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो मॉक ही मॉक लगाने हैं, और मॉक की एनालिसिस कैसे करनी है उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। सिमिलरली अगर आप फिर क्रिटिकल पर आते हो तो क्रिटिकल में आपके 2 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है अजम्पशन, एंड अजम्पशन के बाद अगर आप किसी भी टॉपिक को प्रायोरिटी दोगे तो वो है कंक्लूजन। अगर आपने ये 2 टॉपिक पढ़ लिए तो पूरी की पूरी क्रिटिकल आपको आ जाएगी, नो मैटर वो कोर्स ऑफ एक्शन पूछे, नो मैटर वो आर्ग्यूमेंट पूछे, सब कुछ अजम्पशन और कंक्लूजन से निकला है। क्योंकि स्टेटमेंट से पहले अजम्पशन आता है, बाद में कंक्लूजन आता है, और उसी के अंदर सारी क्रिटिकल रीजनिंग आ जाती है। तो दिमाग खोल करके इन दोनों टॉपिक को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो पूरी क्रिटिकल आपकी तैयार हो जाएगी। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो हमारा आता है वो आता है नॉन वर्बल का, और नॉन वर्बल के मैं आपको 3 टॉपिक बता रहा हूं जिसको अगर आपने मास्टरी कर ली तो आप कुछ बचा नहीं फिर करने के लिए। वो क्या है आपका? पहला है आपका इमेजेस। इमेजेस के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सीखने में 5 मिनट लगते हैं, क्वेश्चन करने में 10-20 मिनट और लग जाते हैं। घुमा फिरा करके बार बार वही क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन, बार बार वही। ठीक है। फिर आपका आता है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर छोटी सी टेक्निक के ऊपर एक क्वेश्चन है, बार बार वही पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपका है फिगर कंप्लीशन। ये 3 टॉपिक नॉन वर्बल में 60 to 70% वेटेज रखते हैं। अब बताइए ये जो एनालिसिस जो मैंने करी ये कैसे हुई है? ये छोटी सी आपने स्ट्रैटेजी लगाई और मेजर सेक्शन आपने सिलेबस का कवर कर लिया। कंपटीशन के एग्जाम ऐसे ही निकलते हैं, याद रखिएगा। आपने बहुत मेहनत करी बोर्ड्स में, वो स्ट्रैटेजी अलग थी। कंपटीशन में अगर आपको निकालना है तो कट थ्रोट कंपटीशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गला काट प्रतियोगिता। क्योंकि यहां पर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, वो सीट वो ले जाएगा, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। तो जो भी लोग इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी बनाओ, उस स्ट्रैटेजी पे बिलीव करो, उसी हिसाब से आप अपने कोर्स को पूरा करो, और उसी हिसाब से आप अपने मॉक टेस्ट को भी लगाओ। इसी के साथ इस क्लास को मैं खत्म करता हूं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।